तो देखिए आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक कैसे निकालें। पिछले क्लास में पढ़े थे कि इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे निकालते थे। ठीक है, कल का एक्सप्रेशन परसों में पढ़ चुके थे। आज है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। सेम कंडीशन सब कुछ वही है। लैंग्वेज में हम लिखे हैं कि माना कि विद्युत द्विध्रुव AB है, उसके केंद्र O से 8 थीटा के दूरी पे या 8 थीटा के पोजीशन पे एक बिंदु P लिया गया है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। 8 थीटा का मतलब ये होता है कि उसके केंद्र से 8 दूरी पे बिंदु है और उसके अक्षीय स्थिति से थीटा कोण बना रहा है, उतना दूरी पे एक बिंदु P लिया गया है और यहीं पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस निकाय का यानी इस विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो P है, जो कि अक्षीय स्थिति में होता है -q से +q की तरफ। अगर हम इसका घटक निकालें यानी इस द्विध्रुव का घटक निकालें किसके दिशा में, तो एक उसके OP के दिशा में, यानी O से जो P का जो सदिश बन रहा है इसी दिशा में यदि हम इस P का घटक निकालें, उसका नाम P1 रख रहे हैं, और फिर उसके एक लंबवत दिशा में घटक निकालें तो उसका नाम P2 रख रहे हैं। तो उस घटक का मान कितना हो जाएगा, तो चूंकि ये एंगल थीटा है तो जिसके साथ एंगल बनता है उसमें cos लगाकर उसके मैग्नीट्यूड से गुणा कर देते हैं, उसका घटक हो जाता है। तो P1 हो गया P cos थीटा और इस घटक P2 का मान हो गया P sin थीटा। ठीक है, इस P का दोनों दिशा में घटक निकाल दिए, एक OP के दिशा में और एक OP के लंबवत दिशा में। अब इन दोनों के कारण अलग अलग हम विद्युत क्षेत्र निकाल देंगे P पे, और जो उन दोनों का मान आएगा उसका परिणामी मान जो होगा इस बिंदु P पर का कुल विद्युत क्षेत्र का मान देगा। ठीक है, तो हम पहले निकाले हैं कि जब बिंदु P घटक P1 के सापेक्ष है तब वो अक्षीय स्थिति में, ये देखिए P1 के सापेक्ष, तो लग रहा है कि बिंदु P अक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति में हम लोग पढ़े थे कि किसी बिंदु पे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो उसका वैल्यू आया था 1/4π2p/r3। तो बस यहाँ P की जगह P1 हो गया क्योंकि हम इस P1 घटक के कारण निकाल रहे हैं। और दूसरा कि जब इस घटक के कारण निकालते हैं P2 के कारण, तो इस P2 के सापेक्ष यदि P को देखते हैं तो वो निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग निकाले थे E2 बराबर 1/4π2p/r3। P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ P के जगह पे घटक P2 हो जाएगा, तो P2/r2। तो दोनों घटक के कारण निकाल दिए। अब इस दोनों घटक का परिणामी निकालेंगे, ये E1 और ये E2, इन दोनों का परिणामी मान कितना होगा। इन दोनों का परिणामी इसके बीच से होता है, यानी कि ये मान लीजिए इसका परिणामी E है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब उसका हम परिणामी निकालते हैं। तो देखिए E1 E2 निकाल दिया था, अभी दोनों का परिणामी निकाल रहे हैं। तो चूंकि E1 और E2 है दोनों एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि एक अक्षीय स्थिति में है तो एक निरक्षीय स्थिति में है, दोनों का बीच 90 डिग्री का कोण होगा, तो थीटा दोनों का हो गया 90 डिग्री। अब दो सदिश का परिणामी निकालने का तरीका पढ़े होंगे 11th में कि दो सदिश का परिणामी निकालना है तो उन दोनों का स्क्वायर का समेशन +2 E1 E2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता था। तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 E2 cos थीटा का मतलब 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री रखी है। अब चूंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए पूरा का मान 0 हो गया, तो ये मैटर खत्म हो गया। अब बच गया ये दोनों E1 E2 का स्क्वायर, तो E1 का वैल्यू वहां से रख देंगे 1/4π2p1/r3 उसका होल स्क्वायर, फिर E2 का मान वहां से रखेंगे उसका होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन था 1/4π और r3, तो ये दोनों में से कॉमन किए और चूंकि इसका स्क्वायर कॉमन हुआ इसलिए अंडर रूट से बाहर आ गया, और अंडर रूट में यहाँ से आ गया 2p1 का स्क्वायर यानी कि 4p1 स्क्वायर, और यहाँ p2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम p1 p2 का मान रखेंगे, क्योंकि p1 का मान p cos थीटा है और p2 का p sin थीटा है, तो वहाँ पे वैल्यू रखिए उसका, वही करो। ठीक है, चलिए अब P1 और P2 का वैल्यू यहाँ से मैंने रख दिया। P1 का था P cos थीटा, P2 का P sin थीटा, उसका स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों में से P स्क्वायर कॉमन हुआ और स्क्वायर रूट से बाहर आ गया P, तो यहाँ बच गया 4 cos स्क्वायर, और यहाँ sin स्क्वायर को चेंज कर दिया हमने cos में 1 - cos स्क्वायर। अब चूंकि ये -cos स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 cos स्क्वायर बचेगा, प्लस में 1 इधर P/r3 1/4π। तो यही बिंदु P पर का परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान हो गया। अब इसका यदि हम डिस्कशन करें अलग अलग डायरेक्शन में कि यदि ये P सचमुच अक्षीय स्थिति में होता तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है, और निरक्षीय स्थिति में होता तो थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तब इसका मान क्या होता। तो दो बार स्पेशल केस जैसे उसमें डिस्कस किए थे विभव वाले में, यहाँ पे दो बार विशेष स्थिति करके लिखेंगे।
अब डायरेक्शन के लिए इसमें देखेंगे कि जैसा फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो परिणामी सदिश ई है और ओपी की दिशा में E1 है, उसके बीच का कोण अल्फ़ा है। यानी ओपी के दिशा के साथ अल्फ़ा कोण पे ये परिणामी सदिश है। तो अल्फ़ा का मान यदि पता चल जाए तो ई का दिशा हम लोग निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा के लिए हमने tan लगाया उस त्रिभुज में, tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा E2 बटा E1 लंब बटा आधार, दोनों का मान रख दिया E1 E2 का, कैंसिल होकर बचा P2 बाई 2 P1, P1 P2 का भी वैल्यू रख दिया तो बच गया tan थीटा बाई 2। इस तरह अल्फ़ा का मान आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यही परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है।